नमस्कार, मैं मनोज सर। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सब सीटेट का पेपर देके आ गए हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी सीटेट का सॉल्व पेपर लेके आ गए। सटीक आंसर के लेके आए हैं, एकदम सटीक। और आज हम केवल आंसर पे बात करेंगे। आंसर किस टॉपिक से रिलेटेड है उस पर बात करेंगे। और हम नेक्स्ट फिर हमारा जो वीडियो होगा वो बिल्कुल इसी प्रश्न का सटीक डिस्क्रिप्शन होगा, विस्तृत होगा। लेकिन आज हम जो है केवल आंसर की पे ही बात करेंगे। आंसर की जो आज के पेपर का है पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए फटाफट मिला लेते हैं कि हमने आज जो प्रश्न करके आया वो कितना सही हुआ। और बिल्कुल ऑथेंटिक एकदम आंसर की होगा, बिल्कुल सही आंसर की होगा। काफी एनालिसिस के बाद जो है ये आंसर की हम जारी कर रहे हैं और आप मिला लीजिए। देखिए, पहला आंसर की का जो पहला प्रश्न है हम उसकी बात कर लें। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। यानी पहला प्रश्न है ये, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए, सुनने, देखने, छूने और करने तथा चलने फिरने, गति संवेदी की बात कर रहा है स्टूडेंट्स। गति संवेदी का मतलब है कि गतिक, जहां पे गति की बात की जा रही हो तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? करने और चलने। ये चौथा आंसर सही होगा, पहले का चौथा आंसर। दूसरा क्या कहता है? दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? देखिए, मैंने वाइगोत्स्की का प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से बताया था और वाइगोत्स्की का जो टॉपिक है उस पर भी मैंने बार बार चर्चा किया था, बार बार फोकस किया था कि वाइगोत्स्की से प्रश्न जरूर पूछता है। तो यहाँ पे देखिए पूछ लिया है कि वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के संबंध में के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? आलंबन का मतलब क्या होता है? आलंबन का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग। और ये मैंने बार बार आपको कहा था, स्कैफोल्डिंग शब्द जरूर पूछता है। स्कैफोल्डिंग ढांचा, रूपरेखा, यानी पाइट की बात कर रहा है स्कैफोल्डिंग। तो अब ये क्या कहता है कि इसका ऑप्शन पहला, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना, तो बिल्कुल नहीं है ये। दूसरा कहता है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। दूसरा है प्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, बिल्कुल नहीं है। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, ये भी नहीं। देखो सही क्या है, स्कैफोल्डिंग का मतलब ही होता है अस्थायी सहयोग करना, सहायता करना। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ये सही आंसर होगा आपका। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? रचनावादी दृष्टिकोण से, यानी तीसरा क्वेश्चन है रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिव व्यू क्या है आपका? रचनावादी क्या है? ठीक है, तो तीसरा क्या कहता है कि रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट व समूह को लिखना है। ठीक है, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। दूसरा कहता है कि व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं में निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है, ये भी गलत है आपका। तीसरा कहता है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, ये भी गलत है। चौथा कहता है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार व परिवर्तन है, ये राइट आंसर होगा। सीखना क्या है, यानी रचनावादी दृष्टिकोण की बात करें, कंस्ट्रक्टिव व्यू की बात करें, तो ये कहता है सीखना वर्तमान की समझ का विस्तार और परिवर्तन है, यानी तीसरे का चौथा ऑप्शन सही होगा। तीसरे का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हम चौथे प्रश्न की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात। डिस्ग्राफिया, हमने अंत में ये वीडियो दिया था और आपको बताया था कि डिस्ग्राफिया और
डिसलेक्सिया यानी विभिन्न प्रकार के जो अधिगम विकार हैं उससे संबंधित जरूर एक ये दो प्रश्न आते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्ग्राफिया मिल गया है। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? डिस्ग्राफिया का मतलब ही होता है भाई लेखन कार्य में चुनौती देना, लेखन विकार से संबंधित है डिस्ग्राफिया। यानी लेखन वैकल्य की बात कर दिया। लेखन वैकल्य की विशेषता क्या है? तो लेखन वैकल्य की विशेषता है लिखित कार्य की चुनौती। ठीक है, पांचवा, चलिए बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी हम चलते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कथन और कारण दिया हुआ है। सीटेट की एक विशेषता है कि ये कथन और कारण ये तो उच्च में यानी अपर प्राइमरी में बहुत ज्यादा पूछता था, लेकिन अब ये प्राथमिक लेवल पे भी बहुत ज्यादा पूछने लगा है। तो चलिए हम देखते हैं अभिकथन ए क्या कहता है। अभिकथन ये शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। ये पहला कथन कहता है। कारण क्या है इसका? कारण बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। देखिए पहली बात तो यहीं पे एक चीज आपको बिल्कुल गलत मिल गया। गलत क्या मिला? शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के लिए कार्य देना चाहिए। तो जेंडर का यहाँ अंतर कर रहा है कि अगर बच्चा है, बालक है, लड़का है तो उसे खेल के लिए प्रोत्साहित करें और लड़की है तो उसे कला अलंकरण के लिए। ये कथन ही यहीं गलत हो गया। अब देखिए कारण क्या है? जैविक विभिन्नता के कारण जेंडर भूमिकाओं का ग्रहण करते हैं। जेंडर भूमिका ग्रहण करना। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यानी पांचवें का उत्तर क्या होगा? पांचवें का उत्तर है, पांचवें का उत्तर है दो। ऑप्शन नंबर दो है, ए सही लेकिन आर गलत। ठीक है, ए सही और आर गलत। यहां पे एक चीज आपको देखना होगा कि ये जो शिक्षिका को जो अंतर की बात कर रहा है इसमें ए आर दोनों गलत है। अगर देखा जाए तो ए आर ये भी गलत है और आर भी गलत है, दोनों गलत है। लेकिन अब इसमें क्या क्या पहला ऑप्शन क्या कहता है? ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा कहता है ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, ए आर दोनों गलत है। तो इस प्रश्न को हम सस्पेंस में डालते हैं। सस्पेंस में इसलिए डाला जा रहा है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण में के कार्य देने चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहली बात यही गलत करता है। एक शिक्षक के नाते ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई लैंगिक विविधता की बात करें कि बालक वर्ग है तो ये कार्य करना चाहिए, बालिका वर्ग है तो ये कार्य करना चाहिए। इसलिए अभिकथन ही गलत है इसका। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो ये प्रायः कह दे कि ए गलत है और आर कथन है। अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो कारण तो सही हो सकता है कि जैविक विभिन्नता के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है इस प्रश्न को हम सस्पेंस के रूप में देखते हैं। इसका डिसीजन तो वहां पे विभाग को ही करना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, छठा देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लचीला पाठ्यक्रम, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है, पृथक्करण और नामीकरण और गम्य इमारतें। तो गम्य इमारतें सही होंगी आपके, सहयोगात्मक अधिगम सही होगा और लचीला पाठ्यक्रम सही होगा। यानी पहला, दूसरा और चौथा यानी ऑप्शन ए, छठे का ऑप्शन ए राइट है। लचीला पाठ्यक्रम होगा, सहयोगात्मक अधिगम होगा और गम्य इमारतें होंगी। गम्य इमारतें का मतलब है एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग की बात कर रहा है, गम्य इमारत की बात कर रहा है। ठीक है, सातवां देखते हैं हम। सातवां क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों
यानी शिक्षकों को ध्यान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय किससे बचना चाहिए? वह संवेदी सामग्री का उपयोग करें? नहीं। विकर्षण और शोर से? पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों के लचीलेपन से? नहीं। कार्य को छोटे, आसानी और प्रबंधनीय भागों से तोड़ने से? नहीं। देखिए सही क्या होगा? विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। इसमें क्या, ये ध्यान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, यानी ध्यान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता एक डिसऑर्डर है, अटेंशन यानी डिफिसिट हाइपर एक्टिविटीज है। ये अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटीज है। इसमें ये होता है कि हमें शिक्षक को विकर्षण और शोर शराबा नहीं करना चाहिए, शोर शराबा से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन दूसरा सही होगा। 7वें का ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8 क्वेश्चन में देखिए, हमने बताया था आपको हार्वर्ड गार्डनर बहुत ज्यादा पूछता है, गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछता है। तो अंत में इसका प्रश्न आ भी गया। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। यानी अगर वैज्ञानिक है तो उसके पास कौन सी बुद्धि का वो प्रदर्शन करेगा, और अगर मूर्तिकार है तो वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करेगा। 8वें का सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर वैज्ञानिक है तो इसका मतलब है ट्रांसडक्टिव होगा, वो ट्रांसडक्टिव होगा। ठीक है, क्या होगा? ट्रांसडक्टिव। ठीक, लेकिन अगर वह मूर्तिकार है तो मूर्तिकार का मतलब क्या होगा भैया? मूर्तिकार का मतलब स्थानिक, स्पेशल नहीं होता। ठीक है, स्थानिक नहीं होता। ठीक, इसमें गति संवेदी भी नहीं होगा, तार्किक गणितीय कुछ देर के लिए हो सकता है। ठीक है, प्रकृतिवादी नहीं हो सकता, वैज्ञानिक स्थानिक नहीं हो सकता, गति संवेदी स्थानिक ये भी नहीं हो सकता। देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, आधा एक ऑप्शन से मिल रहा है, आधा एक ऑप्शन से मिल रहा है। यानी अगर गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक है तो उसमें ट्रांसडक्टिव चीजें होंगी, ट्रांसडक्टिव बुद्धि का वो प्रदर्शन करेगा। लेकिन अगर वो मूर्तिकार है तो मूर्तिकार में स्थानिक चीजें नहीं होती, गतिक भी चीजें नहीं होती, ये गतिक भी नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ये बताए कि एक मूर्तिकार में प्रायः वो चीजें देखी जाती हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक में ट्रांसडक्टिव देखी जाती है। ठीक है, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन भी कुछ सही होगा, और एक तार्किकता को लिया जा सकता है, तार्किक गणितीयता को लिया जा सकता है। इसमें 2 ऑप्शन देखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब ये विभाग को तय करना है कि वो कौन से ऑप्शन को सही मानता है। ठीक है, अगला 9वां प्रश्न हम देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है? यानी 9वां प्रश्न कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन क्या है? प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराता है। यानी एक शिक्षक है, प्रभावी शिक्षक है, तो वो खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराता है। कारण क्या है? कारण सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, इसलिए वो उससे परिचित कराता है। तो इसका कथन क्या होगा और कारण क्या, इन दोनों से मैच अगर करवाया जाए तो विकल्प सही क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराता है। ये तो सही है। दूसरा, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये भी सही है, इसीलिए वो परिचित करता। तो ऑप्शन चौथा ऑप्शन इज राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 9वें का चौथा ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां
प्रश्न क्या कहता है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस क्रम में वर्णन किया। भाई पियाजे और वाइगोत्स्की से प्रश्न बहुत ज्यादा मिलता है, मैंने बार बार पढ़ाते वक्त कहा था पियाजे और वाइगोत्स्की से प्रश्न जरूर मिलेगा, अच्छे से आप टॉपिक पढ़िएगा। देखिए आपके सामने है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, मैंने बार बार पढ़ाया आपको। इसमें क्या कह रहा है कि किस प्रकार का वर्णन है। भाई पियाजे ने 3 प्रगतिशील स्तर दिए हैं, एक सतत निरंतरता के रूप में दिया है, एक अतिव्यापी सांस्कृतिक विशिष्ट दिया चरण दिया है, या 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण दिया हुआ है। तो ऑप्शन सही क्या होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कुल 4 गुणात्मक स्तर का निर्धारण किया है, यानी 4 चरण का निर्धारण किया है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर देखिए यही 11वां प्रश्न फिर पियाजे से ही दे दिया। पियाजे ने के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। अक्सर मैंने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ाया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज है, उसमें मैंने बार बार कहा है कि वस्तु अस्थायित्व तो जरूर पूछता है, और यहां पर वस्तु अस्थायित्व, स्थगित और अनुसरण, ये चीजें बार बार पूछा है। और ये देखिए आज यहाँ दे दिया एकदम सटीक, आप चाहे तो जाके वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी चालक अवस्था में 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर होते हैं। पहले में वस्तु अस्थायित्व और दूसरे में स्थगित अनुसरण। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, 2 चीजें वस्तु अस्थायित्व के रूप में देखी जाती हैं, एक तो किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, और दूसरा वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कौआ उड़। इसका मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि ये सामान कौआ ले गया, कौवा ले गया, लेकिन बच्चा वहां नहीं जाकर वह ये कहता है कि नहीं वो सामान यही कहीं है, वह भी उसका वस्तु अस्थायित्व होता है। तो ये आपका 11वां है। 12वां प्रश्न क्या है, 12वें का उत्तर हम देखते हैं। निम्न में से बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन क्या है। भाई बाहरी अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा भी पढ़ाया मैंने, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, एक आंतरिक होता है एक बाह्य होता है, ठीक है। यहाँ पे अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से होता है, तो आंतरिक की तो बात ही नहीं किया है। दूसरा कहता है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से होता है, वातावरणीय परिणाम का मतलब ये होता है बाह्य, यानी वातावरण में बाह्य किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति या वातावरण के आधार पर वह जो है अभिप्रेरित हुआ, तो इसका मतलब है वातावरणीय परिणामों से ही। ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 12 का आंसर नंबर 2 सही होगा, ठीक है। 13वां देखते हैं। 13वां एकदम बिल्कुल सटीक हम बताएंगे, एकदम आपको काफी एनालिसिस के बाद हमने ये आंसर रिलीज किया है। ये 13वां है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। देखिए अर्थपूर्ण अधिगम, मैंने कहा था कि जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है वह कौशलों के विकास के बारे में होता है, बिल्कुल होता है। अवधारणाओं को समझने के लिए होता है, तो होता है। ज्ञान के निर्माण के लिए होता है, तो होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो नहीं का मतलब है जानकारी को रखना, ये नहीं है। यानी अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, तो जानकारी के रखने के बारे में नहीं होगा। यानी तीसरे का दूसरा ऑप्शन, 13वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 14 की हम बात कर ले। 14 कहता है वाइगोत्स्की। देखिए फिर वाइगोत्स्की से प्रश्न आ गया, पियाजे वाइगोत्स्की छा गए हैं एकदम से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। देखिए यहां पे बड़ा मजेदार प्रश्न ये दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। स्वयं से, इनर स्पीच की बात करना है। इनर स्पीच यानी अपने आप से वार्ता करना, यानी क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है, नहीं। विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। अगला तीसरा है आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा करें, क्योंकि, और चौथा है क्योंकि वे आत्म केंद्रित है, ईगोसेंट्रिक है। तो ये भी नहीं है। यानी सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन दूसरा होगा। विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए बच्चा इनर स्पीच करता है, यानी वह स्वयं से बातचीत करता है ताकि वह अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस ला सके, एक जो है आत्मनियमन कर सके, अपने विचार को वो ग्रहण कर सके, इसलिए वह इनर स्पीच करता है। ये प्रश्न बड़ा मजेदार प्रश्न है और आया है। अब देखिए हम 16वें प्रश्न, 15वें प्रश्न की बात करें। 15वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख
सिद्धांतों से प्रतिनिधित्व करता है। भैया ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। मैंने विकास पढ़ाया आपको, विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें दिया है ये समीप दूराभिमुख सिद्धांत यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कर रहा है। ये सिफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल दो चीजें हैं यहाँ पर। तो ये बात किसका कर रहा है? प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कर रहा है, समीप दूराभिमुख की बात कर रहा है, यानी निकट से दूर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों को खड़े होने में, बैठने में क्षमता का विकास नहीं, बहु दिशात्मक और आयामी, ठीक है ये भी होता है, लेकिन हम इसमें इसको नहीं मानेंगे। अलग अलग सांस्कृतिक में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित होते हैं, ये भी नहीं है। इसमें सही क्या होगा? मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे को गेंद पकड़ने के बारे में क्षमता विकसित करना, ये चौथा नंबर इसमें सही होगा। यानी समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहता है कि मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता का विकास करते हैं। ठीक है, अगला 16वां देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। 15वें का चौथा सही है, 16वें की बात कर ले। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कौन सी स्थिति कहलाएगी? देखिए, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की किस अवस्था में है भैया? तो वह विकास की उत्प्रेरक अवधि में है। उत्प्रेरक अवधि ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी 16वें का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वह उत्प्रेरक अवधि में होगा, वह एक प्रकार से स्टिमुलस पीरियड होता है, उत्प्रेरक होता है, स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं, स्टिमुलस स्टेज पर वह होता है। ठीक है, उत्प्रेरक अवधि में होता है। 17वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 17वां, ये भी देखिए कथन है, कथन और कारण की बात कर रहा है। कथन कह रहा है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। आलंबन की फिर बात आ गई, फिर वही बातें, ये नहीं स्कैफोल्डिंग की बात कर रहा है भाई। गुत्स्की का स्कैफोल्डिंग आलंबन है। क्या है? आलंबन है। यहाँ कह रहा है शिक्षकों द्वारा आलंबन का किया बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता। तो भैया ये तो ऑप्शन यही गलत लग रहा है हमको। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। स्कैफोल्डिंग बाधा नहीं डालता बल्कि सहायता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो यही गलत हो गया। कारण क्या कहता है? लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण में कार्य करके और उससे सीखते हैं। यानी अब ये तो ऑप्शन कुछ सही है, कारण उसका कुछ सही है कि बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से पर्यावरण में कार्य करके सीखना चाहते हैं, लेकिन यहां कथन ही इसका गलत है। अब विकल्प देख लेते हैं, विकल्प क्या है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या करता गलत है। यहां क्या कहता है? ए सही है लेकिन आर गलत है। भैया ए सही है आर गलत नहीं, यहां तो ए गलत होना चाहिए था, आर सही होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ए आर दोनों गलत हैं। और चौथा क्या कहता है? ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब है कि ये भी बहुत विवादास्पद प्रश्न है ना। डिसीजन इसमें किसको लेना है? विभाग को लेना है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो यहां पर हम 17वें का तीसरा ऑप्शन मानते हैं, ए और आर दोनों गलत है, यानी कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। यहां पे बात हम अगला क्वेश्चन की कर लें। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बच्चे, यानी बच्चे इस संसार में खाली स्लेट और कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो भाई गलत है ये। अगला कहता है अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक रूप से होने की आवश्यकता होती है। ये भी गलत है। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं, उनकी नियत तय करते हैं। ये भी गलत है। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन 18वें का सही है। 19वां, अब हम बात 19वां का कर लें। 19वां क्या कहता है? देखिए 19वां कहता है 19वां, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है?
कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भैया कोहल वर्ग का नैतिक विकास भी मैंने बहुत पढ़ाया है और पढ़ाते वक्त मैं बार बार कहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रश्न कोहल वर्ग से आता है। तो ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अगर बच्चा ये सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो नैतिक व्यवहार विकास के वो किस अवस्था में है। पारंपरिक अवस्था है, उत्तर पारंपरिक अवस्था है, गैर पारंपरिक तो होता ही नहीं है, पूर्व पारंपरिक है। तो राइट आंसर क्या होगा? पारंपरिक अवस्था में है, कन्वेंशनल स्टेज में प्रायः बच्चा होता है, तब वह यह सोचने लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की हम बात कर लें। 20 क्या कहता है? ये भी कथन है और कारण है। देखिए, 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण क्या? कारण 5-6 साल के बच्चे में गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। देखिए, ठीक है, ये भी सही कहा कि 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक, तो 20वें का उत्तर क्या होगा? 20वें का उत्तर होगा, यानी ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हम दबाव नहीं डाल सकते कि ठीक से लिखो और रेखाओं के भीतर लिखो। और कारण क्या कह रहा है कि 5-6 साल के बच्चे गतिक कौशल में बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, यानी ए और आर दोनों सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 20वें का सही ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों सही है, एक की सही व्याख्या आर कर रहा है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात कर लें। 21 फिर वही कथन की बात कर दिया। देखिए, कथन वाला बहुत प्रश्न दिया हुआ इस बार। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। भाई, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहा है, उल्टे कह रहा है। कारण क्या है इसका? अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, तो ये भी गलत है। यानी ए आर दोनों गलत है यहां पर। तो ऑप्शन तीसरा सही ऑप्शन होगा कि ए आर दोनों गलत हैं। 22वां नंबर हम देख लेते हैं। 22वां नंबर क्या है? 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम इस पे थोड़ा सा बात कर लें। 22वां नंबर, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता का श्रेय किसको देते हैं? देखिए, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं? 22वां का सही उत्तर, यानी महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश पर देते हैं, जबकि असफलता का श्रेय किससे देते हैं? अपर्याप्त कोशिश पर देते हैं। ठीक है, यानी योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, ये 22वां का सही ऑप्शन पहला होगा, प्रथम होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर ले। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? सामाजिक संचार, देखिए इससे पहले एक प्रश्न आ चुका है, ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार, यानी एक प्रकार से ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार में जो शिक्षक होता है उसे साउंड नहीं देना होता है, वह जो है प्रायः सामाजिक संचार के दौरान उसे साउंड नहीं देना होता। तो यही चीजें हैं, जब बच्चा सामाजिक संचार करता है, समाज में जाता है, तो प्रायः जो है न्यूनता क्रियाशीलता विकार उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक, आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए, 24 है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियों ढो ढोकर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्या संकेत देती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने में की कोशिश करते हैं। दूसरा है चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। तीसरा कहता है स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम है नहीं है। और चौथा कहता है साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला होगा, संकेत देती है। अगर कोई ये कहता है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं, ऐसी व्याख्या देने का मतलब क्या है? ऐसी व्याख्या देने का मतलब है कि संकेत देती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है,
जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला हम 25 की बात कर लें, 25वां क्वेश्चन का बात कर लें। 25 नंबर क्या कहता है? विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी होती है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है? बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार भेजनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कहता है ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों के लिए गुड़िया के साथ ना खेलें, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौनों के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्त उसे मंजूर नहीं करते, तो ये भी गलत है। चौथा कहता है ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वो अपनी पसंद के खिलौने सेलेक्ट कर लें, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन आपका 25वें का चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26वां देखिए, 26 की बात हम कर लें। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से कौन सी प्रक्रियाओं पर बल देना चाहिए? पहला है समस्या से संबंधित जानकारी केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करें, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए जो पहले मौजूद विश्वास और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे, तो यह भी गलत है। समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना चाहिए, यह भी गलत है। यहाँ चौथा प्रश्न का उत्तर सही होगा, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना इज राइट आंसर होगा। 26वां का चौथा नंबर, चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 27वां हम देखिए। 27 का था बच्चे जब खाली स्थान अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। बच्चे कब, यानी सीखने के लिए अधिगम व्यवस्था नहीं, अधिगम व्यवस्था की बात नहीं है यहाँ पे। दूसरा, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, ये भी नहीं है। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह का अनुभव करते हैं तो वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 28वां नंबर देखिए, 28वां नंबर क्या कहता है? फिर कोहल वर्ग से प्रश्न दे दिया भैया, लॉरेंस कोहल वर्ग, यानी वही नैतिक विकास। ठीक है, लॉरेंस कोहल वर्ग ने तर्क दिया कि बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। तो यहाँ पर लॉरेंस कोहल वर्ग का जो तर्क है उसमें बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, गलत है। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, ये तो सही है, लेकिन फिर भी इसके हिसाब से गलत है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। 27वां का चौथा ऑप्शन सही होगा। 29 की हम बात करें। 29 कथन देखिए दिया हुआ है, एक समावेशी कक्षा में, मैंने समावेशी पढ़ाया आपको, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए भाई, समावेशी बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण क्या है? समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है ये कि हम पाठ्यचर्या सामग्री के मानक को देखें और मूल्यांकन मानक को देखें तब जाके हम उनको समावेशी कक्षा संचालित करेंगे, तो ये तो सही नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 29वां का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आखिरी प्रश्न है, 30वां प्रश्न है। 30वां नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे की, फिर पियाजे से प्रश्न पूछा। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण अवधारणात्मक केंद्रीकरण है, जीववादी सोच है, आत्म केंद्रीयता है या अपरिवर्तनीयता है।
तो यहाँ रिवर्सिबिलिटी इज राइट आंसर होगा, यानी अपरिवर्तनशीलता या अपरिवर्तनीयता सही आंसर देखा जाएगा। तो तीसरे का तीसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर अपरिवर्तनीयता इज राइट आंसर। तो इस तरह से आज सीडीपी का मैंने ये 30 क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन, और मैं कोशिश किया हूं कि सबसे पहले मैं आप सब तक ये आंसर की पहुंचा दूं। धन्यवाद।